तो सीरीज के स्टार्ट में हम एक वीआईपी ट्रीटमेंट रूम को देखते हैं जहां पर एक लेडी एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। ये यहाँ पर एक मैगजीन को पढ़ रही होती है कि तभी इसे गुस्सा आ जाता है और ये बाकी सभी नर्सों को बोलती है कि जल्दी करो, इतनी देर क्यों लग रही है। इस पर सभी नर्सेस डरते हुए बोलती है कि बस ये हो ही गया कि तभी यहाँ पर अचानक से एक बच्चे की रोने की आवाज आती है। अब इसके बाद हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक नर्स दौड़ते हुए आकर इसके ग्रैंडफादर को कांग्रेचुलेशन कहती है और तभी बाकी सब भी आकर इसे कांग्रेचुलेशन करने लगते हैं। तभी ये ग्रैंडफादर अपनी नौकरानी से पूछता है कि आखिर ये सुक्यून कहाँ पर है। तो इसकी नौकरानी बोलती है कि वे अभी यहाँ पर नहीं है, उन्हें किसी काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ा। अब इस बात को सुनकर ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई इस जैसे समय पर यहाँ पर ना होने की। कि तभी डिलीवरी रूम से एक बहुत ही जोरदार चीख सुनाई देती है जिसे सुनकर यहाँ बाहर खड़े जितने भी लोग होते हुए बहुत ही ज्यादा चौंक जाते हैं। ये ग्रैंडफादर खड़े होते हुए बोलते हैं कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। अब हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ वे लेडी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में होती है क्योंकि उसके नीचे से बहुत ही तेज लाइट आ रही होती है। अब जैसे ही ग्रैंडफादर और बाकी सभी अंदर आते हैं वे सामने कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। ये सब हैरान होते हैं क्योंकि जो ये लाइट है वे उस न्यू बॉर्न बेबी से आ रही होती है। अब हम इस बच्चे को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि मुझ जैसा बंदा इस फैमिली में रीइंकार्नेट लेगा। तभी इस बच्चे के सामने एक सिस्टम विंडो आता है जो कि इसे बताता है कि आपकी डिवाइन सेंस एक्टिवेट की जाती है। डिवाइन सेंस का पावर लेवल अभी सी है जो कि 3rd टायर का है। अब हम इसके ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा खुश होता है और एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है कि आखिरकार मेरे फैमिली में भी एक ऐसा मेंबर आ गया जिसके पास इनेट डिवाइन सेंस है। ये मेन कैरेक्टर को उठाते हुए कहता है कि सच में तुम एक जीनियस हो, हमारी फैमिली के एक रेयर जीनियस, एक ऐसे जीनियस जो कि लाखों साल बाद पैदा होता है। अब हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपने मन में डरावनी तरीके से कहता है कि हाँ खुश हो लो क्योंकि बाद में तुम सभी खत्म होने वाले हो क्योंकि मैं तुम्हारे लूक क्लैन से सारी चीजें छीन लूंगा। तभी यहाँ खड़ी मेड भी बोलती कि सच में यंग मास्टर बहुत ही बड़े जीनियस है, देखिए ये अभी तक रोई भी नहीं है। तभी इसके ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहते हैं कि आज से लूक क्लैन की जितनी भी रिसोर्सेस है वे तुम पर यूज किए जाएंगे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ देर का बाद का सीन देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये 6 महीना हो गया है जब उस इंसान ने मुझे मारा था। अब हम मेन कैरेक्टर के जन्म लेने से पहले का सीन देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर की मॉम को एक स्पेशल लिक्विड पिलाया जा रहा होता है। मेन कैरेक्टर की मॉम ने जैसे ही इस लिक्विड को पिया था इसका शरीर चमकने लगा था। इस लिक्विड की मदद से हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसने कि अभी तक जन्म भी नहीं लिया है, उसे एक डिवाइन सेंस मिल जाता है जो कि डी लेवल का होता है। अब हम ऐसे ही एक और पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ इसका रियल फादर इसकी मदर की बैली को देखते हुए कहता है कि आखिर ये नालायक कब पैदा होगा। तभी मेन कैरेक्टर अपने फादर को देखता है और इसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये उसे देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब इसके बाद हमें एक और पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार मेन कैरेक्टर के साथ हुआ क्या था। हम मेन कैरेक्टर के रीइंकार्नेट होने से पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर मेन कैरेक्टर को उसके अभी के फादर और उसके साथी कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं। ये सब मेन कैरेक्टर को ये कहकर लेकर जा रहे होते हैं कि तुम चिंता मत करो, तुम बस उसका ध्यान भटकाना, बाकी सब हम संभाल लेंगे। अब हम देखते हैं कि जैसे ही मेन कैरेक्टर उस मॉन्स्टर का ध्यान भटकाने के लिए जाता है कि तभी रॉन बोलता है कि देखो वे मॉन्स्टर आ गया और ये हंसते हुए कहता है कि जाओ मॉन्स्टर जल्दी से उस इंसान को खा जाओ। अब ये बात जैसे ही मेन कैरेक्टर को समझ में आता है कि ये सभी यहाँ पर इसे मारने के लिए लाए थे, वैसे ही मेन कैरेक्टर रॉन पर हमला कर देता है। लेकिन तभी अचानक से मेन कैरेक्टर के आर पर एक स्पाइक चली जाती है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर अपनी हालत को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि तभी रॉन इस पर जोर जोर से हंसने लगता है। ये मेन कैरेक्टर पर हंसते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें अपनी टीम में शामिल करेंगे, हम यहाँ पर तुम्हें मारने ही के लिए लाए थे। अब ये यहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है इसे मॉन्स्टर को खिला दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये स्पाइक वाला बंदा मेन कैरेक्टर को मॉन्स्टर के मुंह में फेंक देता है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर मरते हुए कहता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ और ये सोचता है कि आखिर मेरी छोटी बहनों का क्या होगा। इसे याद आता है कि कैसे यहाँ पर आने से पहले अपनी एक छोटी बहन को कह रहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगा। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर उस बात को याद कर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद ये अपने पंच में एनर्जी इकट्ठा कर पेट के ही अंदर से एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मार देता है। इस पंच का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि ये जो इसका फादर होता है वे बहुत ही दूर जाकर गिरता है। अब इसके बाद वही सब दिखाया जाता है कि कैसे मेन कैरेक्टर का जन्म हुआ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें कुछ समय का बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जी फैमिली एक बहुत ही बड़ी पार्टी दे रही होती है। इस पार्टी में दूर दूर से बहुत ही ज्यादा अमीर लोग आए हुए होते हैं। अब इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर एक मेड की गोद में मजे ले रहा होता है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर मजे ले ही रहा होता है कि तभी पीछे से आकर कोई मेन कैरेक्टर के फादर को कांग्रेचुलेट करने लगता है। अब इस आवाज को सुनकर मेन कैरेक्टर जैसे ही पीछे मुड़ता है ये अपने फादर को देखकर फिर से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि जितना खुश होना है हो लो क्योंकि तुम सब बाद में बहुत ही ज्यादा पछताओ
पछताने वाले हो, क्योंकि जो तुमने मेरे साथ किया है मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। अब इसके बाद ये अपनी तीनों बहनों के बारे में याद करने लगता है कि कैसे उसकी तीनों बहनें सिर्फ एक केक को ही देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती थी। ये कहता है कि भले ही हम गरीब थे लेकिन हम सब बहुत ही ज्यादा खुश थे, लेकिन इस इंसान ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर शैतानी हंसी हंसते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ जो भी किया है चलो अब धीरे धीरे कर उसका बदला लेते हैं। तभी मेन कैरेक्टर बच्चे जैसे आवाज निकालते हुए उस इंसान की तरफ इशारा करने लगता है जिसने कि अभी मेन कैरेक्टर के फादर को गिफ्ट दिया था। मेन कैरेक्टर के इस इशारे को देखकर इस बंदे को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी मेन कैरेक्टर का फादर कहता है कि अरे वे ये चाहता है कि तुम उसे गोद में उठाओ। ये कहता है कि तुमने जो मुझे गिफ्ट दिया ये उसके लिए एक अच्छा रिवॉर्ड रहेगा। इस बात को सुनते ही ये बंदा मेन कैरेक्टर को उठाते हुए कहता है कि शुक्रिया मास्टर, आपने मुझे इतना अच्छा रिवॉर्ड दिया। अब ये जैसे ही मेन कैरेक्टर को अपने गोद में उठा लेता है मेन कैरेक्टर यहाँ पर हंसने लगता है, जिसके बाद ये अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल कर इसे एक जोरदार झटका देता है। इस झटके के कारण ये बंदा बहुत ही जोर से चिल्लाने लगता है और ये मेन कैरेक्टर को छोड़ देता है, जिससे कि मेन कैरेक्टर जाकर सीधा जमीन से टकराता है। अब मेन कैरेक्टर को ऐसे नीचे गिरता देखकर यहाँ खड़े जितने भी लोग होते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ तक कि मेन कैरेक्टर के ग्रैंडफादर और इसके मॉम डैड भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि जमीन पे पड़ा होता है और हम उस इंसान को देखते हैं जिसे कि रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तब यहाँ पर मेन कैरेक्टर और भी मिर्च मसाला लगाने के लिए जोर जोर से रोने लगता है ताकि सबको विश्वास हो सके कि इसे बहुत ही जोरदार चोट लगी है। अब मेन कैरेक्टर को ऐसे रोता देखकर इस बंदे की पूरी तरीके से फट जाती है। तभी मेन कैरेक्टर का ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को नीचे गिराने की। हम इस बंदे को देखते हैं जो कि तुरंत ही डर के मारे इनके सामने झुकते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी गलती नहीं है। पता नहीं कैसे पर मेरे हाथ में एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा था जिसकी वजह से यंग मास्टर नीचे गिर गए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन तभी हम मेन कैरेक्टर के फादर को देखते हैं जो कि इसे लात मारते हुए कहता है कि लगता है कि तुम्हें अब जीने का मन भर गया है। इस किक से हम देखते हैं कि ये बंदा जाकर सीधा फ्लोर पर गिरता है, जिसके बाद ये तुरंत ही उसके सामने झुककर माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस गलती के बदले अपना सारा ट्रेजर देता हूँ उन्हें हील करने के लिए। और हम रॉन को देखते हैं जिसे कि ये सब करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, उसे इससे फर्क नहीं पड़ रहा था कि इसका बच्चा यहाँ पर गिर गया है। फिर ये चिल्लाते हुए कहता है कि जाओ इसे बाहर लेके जाओ और इसे 20 कोड़े मारो, यही इसकी सजा होगी। हम इस बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर शुक्रिया करते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया मुझे ना मारने के लिए और मुझे इतनी छोटी सी सजा देने के लिए। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। हम इस बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या था। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि लगातार रोते ही जा रहा होता है ताकि इसे और भी ज्यादा फंसाया जा सके। ये बंदा मेन कैरेक्टर को दोबारा से रोते हुए देखकर और भी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि क्या ये फिर से क्यों रो रहा है। तभी मेन कैरेक्टर का ग्रैंडफादर बोलता है कि जाओ इसे अंदर ले जाओ और चेक करो कि कहीं इसे चोट तो नहीं ना लगा है। मेड कहती है कि ठीक है। इसके बाद ग्रैंडफादर अपने बेटे पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर तुमने किस जैसे लोगों को पाल रखा है, अच्छा होगा कि तुम इन सबको निकाल दो। और ये इतना कहकर गुस्से से यहाँ से चला जाता है। अब अपने फादर के इस टोन को देखकर रॉन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद ये पीछे मुड़कर उसी बंदे को किक मारते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। इसके बाद ये अपने सर्वेंट से कहता है कि जाओ इसे कुत्तों को खिला दो। हम इस बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ से जाते हुए गिड़गिड़ा रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी गलती नहीं थी, प्लीज मुझे एक मौका और दीजिए। लेकिन हम रॉस को देखते हैं जो कि इसे पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है और बाकी सभी को आकर कहता है कि प्लीज पार्टी कंटिन्यू रखें। अब इसके बाद हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के गोद में होता है। तभी डॉक्टर सभी को आकर कहता है कि ये पूरी तरीके से ठीक है, मैंने यंग मास्टर को चेक किया और मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूँ कि आखिर ऐसी फिजिक्स किसी के पास कैसे हो सकती है। हम मेन कैरेक्टर के ग्रैंडफादर को देखते हैं जो कि इस बात को सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ऐसी फिजिक्स होगी क्यों नहीं, आखिरकार ये मेरे ब्लड लाइन का है। अब इसके बाद हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अपनी तीनों बहनों के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि मुझे जल्दी कर उन्हें ढूंढना होगा और चेक करना होगा कि वे ठीक है भी या नहीं। अब इसके बाद फिर से मेन कैरेक्टर आवाज निकालने लगता है, जिसे देखकर डॉक्टर बोलता है कि लगता है कि इसे भूख लग रहा है। अब इस बात को सुनते ही इसका ग्रैंडफादर कहता है कि जाओ जल्दी से मेरी बहू को बुला के ले आओ। अब हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर की मॉम आकर कहती है कि मैंने इसे अभी तो फीड कराया था, तो इसे इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई। जिस पर इसका ग्रैंडफादर इस पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो, तुम्हें उसे फीड कराना ही होगा क्योंकि वह हमारा फ्यूचर का क्लैन लीडर है। हम मेन कैरेक्टर की मॉम को देखते हैं जो कि मजबूरी में बैठते हुए कहती है कि ठीक है मैं कराती हूँ। अब इसके बाद हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि लटक कर फीड करने लगता है, ये लगातार फीड करता ही जा रहा होता है। अब कुछ देर के बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ इसकी मॉम कहती है कि ये इतनी देर से लगातार फीड कर रहा है, आखिर मैं अब क्या करूँ। अब इसके बाद हम 3 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहाँ मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है और
इसकी नौकरानी से पकड़ रही होती है। ये यहाँ पर भागते हुए कहता है कि मैं अभी इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच चुका हूँ, जहाँ मुझे मेरी पिछली जिंदगी में मुझे इस लेवल में पहुंचने के लिए 3 साल लग गए थे। इस लेवल पर पहुंचने के लिए मैंने बहुत सारे खतरनाक मिशन किए थे, लेकिन अभी तो मैं सिर्फ मिल्क फीड करके ही यहाँ पर पहुंच गया हूँ। अब इसके बाद हम कुछ दिन के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ मेन कैरेक्टर इधर उधर भाग रहा होता है। तभी मेन कैरेक्टर को इधर उधर भागते देखकर इसका ग्रैंडफादर बाकी सब पे चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर उसका ध्यान कोई क्यों नहीं रख रहा है, वे इस तरीके से इधर उधर भाग रहा है, कहीं उसे चोट लग गई तो। तभी मेन कैरेक्टर की मेड माफी मांगते हुए कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, वे जमीन पर इतनी तेजी से रेंगते हैं कि मैं उन्हें पकड़ ही नहीं पाती हूँ। अब इसके बाद हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, और स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे और भी ज्यादा सप्लाईज चाहिए यानी मिल्क। और तभी ये अपने 2 पैरों पर खड़ा होकर अपनी मॉम की ओर बढ़ने लगता है। अब इसे अपनी 2 पैरों पर खड़ा देखकर इसके ग्रैंडफादर और यहाँ जितने भी लोग होते हुए बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अपने दोनों पैरों पर चलकर अपनी मॉम की ओर जा रहा होता है। तभी एक छलांग मारकर सीधा अपनी मॉम से चिपक जाता है। ये चिपकते ही तुरंत ही फीड करने लगता है, जिस पर इसकी मॉम बोलती है कि अरे छोड़ भी दो, कम से कम मुझे चैन से खाना खाने तो दो। पर हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि इसकी बातें कहाँ ही सुनता है, ये चिपका ही रहता है। तभी हम मेड को देखते हैं, जो कि हैरान होते हुए बोलते हैं कि यंग मास्टर तो अभी 2 पैरों पर चले, वे भी इतनी छोटी एज में, ये तो कमाल हो गया। इसका ग्रैंडफादर भी बोलता है कि हाँ ये तो कमाल की बात है, लगता है कि अब इसके लिए एक मेड को ढूंढना पड़ेगा जो कि इसका ध्यान रखेगी। बटलर बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। अब इसके बाद हमें बेसमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर को लाया जाता है। अब मेन कैरेक्टर यहाँ पर जैसे ही अपने सामने देखता है, ये बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि इसकी छोटी बहन को यहाँ पर पकड़ के रखा गया होता है। तभी यहाँ पर बटलर बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों में से एक हमारी यंग मास्टर की सर्वेंट बनेगी, तुम दोनों आपस में फाइट करो और जो आखिर में बचेगी उसे ही हमारी यंग मास्टर के लिए चुना जाएगा। हम मेन कैरेक्टर की बहन को देखते हैं, जो कि इस बात को सुनकर एक फाइटिंग पोज बना लेती है, और दूसरी तरफ एक पीले बाल और लड़की डायरेक्ट इस पर हमला करते हुए कहती है कि ठीक है अब तुम मर जाओ, क्योंकि वे मैं ही होंगी जो कि यंग मास्टर की सर्वेंट बनेगी। अब इस पीले बाले लड़की को अपनी बहन पर हमला करता देखकर मेन कैरेक्टर अपनी थंडरबोल्ट टेक्निक का यूज कर इस लड़की को बेहोश कर देता है। हम मेन कैरेक्टर की मॉम को देखते हैं, जिसे कि भी इस थंडरबोल्ट टेक्निक से चोट लग जाता है। अब इस कांड को करने के बाद मेन कैरेक्टर यहाँ पर घबरा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि कहीं किसी ने कुछ नोटिस तो नहीं ना कर लिया, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम इसके ग्रैंडफादर को देखते, जो कि यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि सच में मेरा पोता एक रेयर जीनियस है, जिसके अंदर एक रेयर फाइटिंग की स्पिरिट है। हम मेन कैरेक्टर के फादर को भी देखते हैं, जो कि मुंह बनाते हुए कहता है कि हाँ आपने सही कहा। अब इन सभी की बातों को सुनकर मेन कैरेक्टर यहाँ पर रिलैक्स होते हुए कहता है कि चलो इन्हें मेरे पर कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा। तभी पीछे से बटलर जाकर ग्रैंडफादर से कहता है कि ये सफेद बाल वाली लड़की यंग मास्टर के सर्वेंट के लिए बिल्कुल सही रहेगी। ग्रैंडफादर कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, चलो इसे लेकर जाओ और एक सर्वेंट के लिए अच्छे से तैयार करो। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि सामने देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। हम सामने की ओर देखते हैं, जहाँ पर वे बटलर मेन कैरेक्टर की बहन को समझा रहा होता है कि तुम्हें किसी भी हालत में यंग मास्टर की रक्षा करनी होगी, चाहे उसमें तुम्हारी जान ही क्यों न चली जाए। मेन कैरेक्टर की बहन हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है कि ठीक है। ये सर्वेंट यहाँ से जाते हुए कहता है तो ठीक है, अगर तुम समझ गई हो तो ठीक है, जाओ और यंग मास्टर की सेवा करो। और ये इतना कहकर यहाँ से चला जाता है। अब बटलर के यहाँ से जाते ही मेन कैरेक्टर की बहन मेन कैरेक्टर की तरफ आने लगती है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर भी इसे अपनी तरफ आता देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि तभी अचानक से मेन कैरेक्टर की बहन अपने पीछे से एक चाकू निकाल लेती है। मेन कैरेक्टर की बहन को देखकर ऐसा लग रहा होता है कि अभी इसे मार डालेगी। अब मेन कैरेक्टर ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए अपनी आवाज में कहता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकती। पर इसकी बहन कहाँ सुनने वाली थी, ये चाकू उठाकर सीधा इसके पास आ जाती है। ये यहाँ पर मेन कैरेक्टर को दैगर मारते हुए कहती है कि आज मैं तुम्हें मारकर मेरे बड़े भाई का बदला ले लूंगी। अब ये जैसे ही चाकू मारती है, हम मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर इसके अटैक से बच जाता है। मेन कैरेक्टर के इस स्पीड को देखकर इसकी बहन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन अगले ही सीन में फिर से इसकी बहन इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये मेन कैरेक्टर पर लगातार अटैक करने लगती है, जिससे कि मेन कैरेक्टर भाग के बच रहा होता है। मेन कैरेक्टर यहाँ पर भागते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर अभी अपनी ज्यादा पावर को यूज नहीं कर सकता। तभी उसके दिमाग में एक शानदार योजना आती है इस जटिल स्थिति को सुलझाने की। मुख्य पात्र इशारा करता है और अपनी थंडर डिवाइन सेंस को बहुत कम ताकत से इस्तेमाल करता है। इसके साथ ही बिजली की एक छोटी सी भाला जैसी किरण लड़की से टकराती है। झटका इतना तीव्र होता है कि वह कुछ पल के लिए लकवाग्रस्त हो जाती है और जमीन पर गिर जाती है, ठीक से हिल भी नहीं पाती। बच्चा इस नतीजे से राहत की सांस लेता है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा है कि यह सब करने में वह थक चुका है। जमीन पर पड़ी लड़की अब भी अपने पूरे शरीर में बिजली की सनसनाहट महसूस कर रही है।
बच्चा धीरे धीरे उसके पास जाता है और वह चाकू उठाता है जिससे लड़की ने हमला किया था। फिर वह जानबूझकर अपनी उंगली चाकू से काटता है और उसकी नोक पर एक बूंद खून टपकती है। बच्चा उसी खून से जमीन पर एक संदेश लिखता है। सोचता है कि अच्छा हुआ वह समझदार है और संवाद करने का यह तरीका सूझा। जैसे ही लड़की वह संदेश पढ़ती है, वह सब कुछ समझ जाती है। बच्चा अपनी बाहें फैलाकर उसे गले लगाने के लिए बुलाता है, लेकिन लड़की फिर से उस पर हमला कर देती है। बच्चा एकदम चौंक जाता है और तभी याद आता है वह अभी पढ़ना नहीं जानती। वह फिर से हमले को चकमा देता है और परेशान हो उठता है। अगर किसी ने देख लिया कि वह उस पर हमला कर रही है तो उसका अंत तय है। उधर वही गद्दार आदमी हवेली के गलियारों से गुजर रहा होता है, हाथों में एक लकड़ी का डिब्बा लिए हुए। एक फ्लैशबैक में लड़के के पिता कहते हैं कि वह आदमी अब तक जिंदा है क्योंकि वह उनके लिए अभी भी उपयोगी है। जमीन पर पड़ा वह आदमी युवा स्वामी का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसे जिंदा छोड़ा और वादा करता है कि अब वह और मेहनत करेगा। स्वामी कहते हैं कि दादा बहुत गुस्से में है और अब उसे बच्चे को खुश करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। वह आदमी सोचता है कि उसने अपनी हर चीज बेच दी थी बस एक दुर्लभ वस्तु की नीलामी में उसे खरीदने के लिए। तभी उसे नन्हे स्वामी की आवाज सुनाई देती है और वह चौंक उठता है। सोचता है कि कमरे में क्या हो रहा है, और फिर वह दरवाजा खोलता है और कमरे में घुसते हुए जोर से पुकारता है, लू परिवार की संतान कहाँ है। जैसे ही वह अंदर आता है, वह उन्हें कमरे में एक दूसरे के पीछे भागते हुए देखता है। यह देखकर बच्चे की आंखों में एक गहरी और चालाक नजर आ जाती है और उसके दिमाग में एक योजना बनती है। गद्दार पूरी तरह से भ्रमित हो जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। तभी लड़का नौकरानी का हाथ पकड़कर चाकू को मोड़ देता है। वह अपनी बिजली शक्ति का उपयोग करता है और सफेद बालों वाली लड़की की पेशानी पर हल्का झटका देता है। वह जमीन पर गिर जाती है और बच्चा हवा में ही चाकू को पकड़ लेता है, जिससे उसकी योजना पूरी हो जाती है। बिना किसी हिचकिचाहट के बच्चा अपने ही कंधे में चाकू घोंप दे और चाकू खून से भर जाता है। यह दृश्य देखकर गद्दार दहशत में चीख उठता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। इसके बाद लड़का खून से सना चाकू उस आदमी की ओर फेंक देता है। डरा हुआ आदमी चाकू को हवा में पकड़ लेता है और डर के मारे वहीं जम जाता है। हड़बड़ाहट में वह अपने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा जमीन पर गिरा देता है। इसके बाद छोटा नायक गहरी सांस लेता है और अपने शानदार अभिनय की तैयारी करता है। वह जोर जोर से रोने लगता है और बेहोश लड़की के ऊपर लिपटकर बैठ जाता है। आदमी खून से सना चाकू पकड़े हुए खड़ा होता है, पूरी तरह घबराया हुआ। उसकी चीखें सुनकर दादा और अन्य लोग दौड़ते हुए कमरे में आते हैं। बुजुर्ग और उनका बेटा गंभीर निगाहों से पूरे दृश्य को देखते हैं। बच्चा लगातार रोता रहता है और नौकरानी के ऊपर झुककर ऐसा दिखाता है जैसे उसने उसकी रक्षा की हो। गुस्से में दादा उस आदमी की ओर उंगली उठाकर चिल्लाते हैं कि उसने उनके पोते पर हमला किया है। आदमी चाकू जमीन पर फेंक देता है और खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता है, लेकिन पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं करते और उसे एक जोरदार घूंसा मारते हैं। आदमी घबराकर कहता है कि लड़की ने बच्चे पर हमला किया था और उसने तो सिर्फ बचाव किया। बच्चा रोता रहता है और गद्दार खून बहती नाक के साथ चीखता है। वह बुजुर्ग से कसम खाता है कि वह सच बोल रहा है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। लड़के का पिता उसे फिर एक घूंसा मारता है और गुस्से में पूछता है कि तोहफा कहाँ है। आदमी डर के मारे जमीन पर पड़ा तोहफा ढूंढने लगता है। दादा सफेद बालों वाली लड़की की तारीफ करते हैं और आदेश देते हैं कि उसे आराम करने के लिए ले जाया जाए। फिर बुजुर्ग अपने पोते के कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे वह बच्चा थोड़ा घबरा जाता है। बुजुर्ग उसे घूरते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटे को कुत्ते पालना सिखाया था, लेकिन वह लू परिवार की आखिरी उम्मीद को खो बैठा। इसके बाद सभी लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं और गद्दार जमीन पर घुटनों के बल गिरा कांपता रहता है। वह ठंडे पसीने से भीग जाता है और डर से कांपने लगता है कि अब उसके साथ क्या होगा। तभी बच्चे का पिता मुड़कर उसे नफरत से देखता है और गुस्से में उसे जोर से लात मारता है। वह कहता है कि उसने उसे एक मौका दिया था, लेकिन फिर भी उसने उस पर हाथ उठाया। आदमी कुछ समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मालिक गुस्से में आदेश देते हैं कि उसे घसीट कर बाहर ले जाओ और कुत्तों को खिला दो। अपनी योजना को सफल होते देख छोटा नायक आखिरकार राहत की सांस लेता है। कंधे पर जख्म लिए छोटा बच्चा जमीन पर बेहोश पड़ी लड़की की ओर चिंता से देखता है। तभी बटलर पास आता है और कहता है कि उसे नौकरानी को तुरंत इलाज के लिए ले जाना होगा। लेकिन तभी बच्चे को याद आता है कि उसने उसके ठीक नीचे फर्श पर एक संदेश लिखा था। वह जल्दी से लड़की के ऊपर लेट जाता है और सिर हिलाकर बटलर को उसे उठाने से रोकता है, लेकिन कर्मचारी बच्चे को उठाकर बेहोश लड़की के ऊपर से हटा देता है। बटलर उसे वापस पालने में रख देता है, जबकि बच्चा बहुत परेशान नजर आता है। जैसे ही बटलर नौकरानी को उठाने वाला होता है, बच्चा सोचता है कि क्या उसे बिजली का झटका देकर बेहोश कर देना चाहिए, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक नया विचार आता है और वह नौकरानी की ओर देखता है, एक नई योजना के साथ।
कर्मचारी जैसे ही लड़की को उठाता है, जमीन पर खून का एक बड़ा धब्बा रह जाता है। यह देखकर बच्चा चौंक जाता है। उसे समझ नहीं आता कि नौकरानी सच में कैसे घायल हो गई। लड़की के कपड़ों पर खून के दाग देखकर बटलर भी हैरान रह जाता है। बच्चा उलझन में पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। फिर बटलर लड़की को बाहर ले जाता है और आदेश देता है कि छोटे मालिक का कमरा साफ किया जाए। पालने में अकेला बच्चा चैन की सांस लेता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि असल में हो क्या रहा है। हालांकि वह इस सोच को टाल देता है, क्योंकि फिलहाल उसके पास और भी जरूरी काम है। वह फौरन पालने से कूदकर अपनी अगली योजना के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर एक मसाज रूम में उसकी मां के लिए एक विशेष तेल तैयार किया जा रहा है। महिला को घर की एक सेविका पीठ की मसाज दे रही है। बच्चे की मां बेहद सुकून में लग रही है। शायद बहुत समय बाद उसे इतनी शांति मिली है। लेकिन उसकी शांति तभी टूट जाती है जब बच्चा अचानक दूध के लिए आवाज लगाता है, जिससे वह चौंक जाती है। वह उसके पास रेंगते हुए आता है और वह शिकायत करती है, फिर से आ गया, अपनी भारी भूख के साथ। बच्चा दूध पीने लगता है और मां झुंझलाकर कहती है, आखिर तू कब तक ऐसे ही पीता रहेगा? लेकिन बच्चे को तो जल्दी बड़ा होना है, ताकि वह बोल सके और अपनी नौकरानी को सब कुछ समझा सके। एक हफ्ता बीत चुका है और वक्त जैसे पंख लगाकर उड़ रहा है लू परिवार की आलीशान हवेली में। इतने ही दिनों में हमारा मुख्य किरदार अब लगभग 3 साल का दिखने लगा है और ठीक ठाक बोलना भी सीख चुका है। वो छोटी सफेद बालों वाली नौकरानी अब भी उसे टेढ़ी नजरों से देखती है। अब भी उसे यही यकीन है कि जो कुछ भी उसके बड़े भाई के साथ हुआ, उसके पीछे यही बच्चा जिम्मेदार है। तभी अचानक वो बच्चा ये की तरफ मुड़ता है और एकदम से सच उगल देता है, मैं ही तो तुम्हारा भाई हूँ। लड़की सुनकर सन्न रह जाती है। वो वहीं जम जाती है। उसकी आंखों का रंग गहराई में डूबते हुए लाल पड़ने लगता है।